जय हिंद स्टूडेंट। मैं एक आलापकारी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का कुछ वीडियो है, उसमें बताया जाएगा से आलापकारी संस्था क्या है, आलापकारी संस्था के द्वारा कौन कौन सा विवरण कौन सा खाता बनाया जाता है, इसमें ये सब बताया जाएगा। कौन कौन सा संस्थाएं हैं जो आलापकारी संस्था के अंतर्गत आता है। देखिए, लाभकारी संस्था के देखिए, लाभ न कमाने वाले संगठन, इसी को दूसरा नाम है गैर गैर लाभकारी संस्था का अर्थ ऐसा संस्था है जिनकी स्थापना लाभ कमाने के उद्देश्य से नहीं बल्कि अपने सदस्य और समाज को कोई निश्चित सेवा प्रदान करने के लिए की जाती है। देखिएगा, अलाभकारी संस्था या गैर व्यापारी संगठन या लाभ न कमाने वाली संस्था कहलाता है। आप परिभाषा आराम से अपना मन से लिखिएगा। अलाभकारी संस्था का देखिए, इसमें 5 नंबर का 10 नंबर का ये क्वेश्चन है। इसमें 5 नंबर ऑब्जेक्टिव से आ जाएगा और 5 नंबर आपको बनाने के लिए 10-20 नंबर का है ये, समझिए ना। 5 नंबर 15 नंबर सब्जेक्टिव और 5 नंबर का इसमें एक न्यूमेरिकल प्रैक्टिकल जरूर रहेगा। आप बच गया तो 10 नंबर का दो नंबरिया मतलब 2 नंबर का, कभी 4 गो 2 गो 3 गो ऐसे रहता। लाभकारी संस्था कहलाता है। देखिए, लाभ न कमाने वाली संस्था परिभाषा साधारण भाषा में लिखेगा। लाभकारी संस्था किसे कहते हैं? जिसका मुख्य उद्देश्य हो लाभ न कमाना और अपने सदस्य को सेवा प्रदान करना, इसके अलाभकारी संस्था कहते हैं। ऐसी संस्था को लाभ न कमाने वाले ही संस्था कहते हैं, अलाभकारी संस्था भी कहते हैं। और गैर व्यापारिक संस्था, जैसे ऐसी संस्थाओं में क्लब, अस्पताल, पुस्तकालय, विद्यालय, महाविद्यालय, धार्मिक संस्थान, तनार संस्थान और साहित्यिक व संस्कृति समितियां आदि सम्मिलित की जाती है इस संस्था। देखिए, गैर व्यापारिक संस्था में 3 प्रकार के खाता बनाया जाता है। संस्था के विवरण, कैसे कैसे विवरण बनाया जाता है? प्राप्ति एवं भुगतान खाता और आय व्यय खाता, और प्राप्ति एवं भुगतान खाता, आय व्यय खाता और आर्थिक चिट्ठा और तुलना पत्र। अब प्राप्ति एवं भुगतान खाता क्या है? प्राप्ति एवं भुगतान खाता एक रोकड़ पद्धति है। रोकड़ खाता बनाने के लिए बाद ये बनाया जाता है, ये कि कैश मेथड पर है। प्राप्ति एवं भुगतान खाता में प्राप्ति एवं भुगतान खाता में जो इतना पूंजीगत प्राप्ति है सबको इसमें पूंजीगत और आयगत दोनों को दिखाया जाता है। इसमें पूंजीगत आयगत दोनों, इसको हम वास्तविक खाता रियल अकाउंट कहते हैं, जो कैश के मेथड पर काम किया जाता है। प्राप्ति एवं भुगतान खाता एक वास्तविक खाता है। प्राप्ति एवं भुगतान खाता जो जितना कैश होता है, जितना सब इसमें लिखा था, चाहे आयगत हो या पूंजीगत हो। आयगत पूंजीगत समझ लीजिए, जो आयगत मतलब जो एक बार होता है, पूंजीगत जो बार बार होता रहता है। बहुत सारा कंपनी मतलब बहुत सारा संस्था है, समझ ली, कंपनी नहीं, संस्था में पूंजीगत प्राप्ति होता है और आयगत भुगतान भी किया जाता है। जैसे पूंजीगत भुगतान देखिएगा, जैसे संस्था के लिए कंप्यूटर का व्यवस्था किया जाता है, यह एक बार कर दिया, उसका बेनिफिट लाइफ मतलब फ्यूचर में आता रहता है। आय व्यय खाता क्या है? आय व्यय खाता एक नाम मात्र खाता है जो आय और खर्च से रिलेटेड रखता है। इसमें सिर्फ आयगत ही प्राप्ति, जो करेंट ईयर में जो अभी को काम होता है, जो वर्तमान में काम होता है, उसी को मतलब लेन देन को इसमें दिखाया जाता है। यह एक विवरण है खाता। ये आर्थिक चिट्ठा एक स्टेटमेंट है। इसमें संपत्ति और दायित्व को दिखाया जाता है।
संपत्ति को दिखाया जाता है और दायित्व को दिखाया जाता है इसमें कैपिटल। इसके हम आगे आपके लिए हम आगे लेकर के आए, देखिए इसमें देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। देखिए इसमें टाइपिंग नहीं है और उसमें दिखाते हैं। देखिए इसमें देखिए क्या, देखिए आय आय एवं भुगतान खाता नगद तथा बैंक लेने देने का विभिन्न शीर्षकों का सारांश। प्राप्ति एवं भुगतान खाता की अवधि के रोकड़ वही के मद पर या नगद बैंक से लेन देन के सार मात्र से कुछ अधिक नहीं होता। नगद सिर्फ जो उपर्युक्त शीर्षकों में वर्गीकृत, यह खाता का एक ऐसा प्रारूप है जिसका प्रयोग अधिकांश संपत्ति, क्लबों, संघों आदि कोषाध्यक्षों द्वारा वर्ष के परिणाम में प्रस्तुत किया जाता है। देखिए यहाँ पे इसके देखिए, या वास्तविक खाता कहा जाता है। प्राप्ति एवं भुगतान खाता रोकड़ पद्धति पर तैयार किया, हम बोले कैश बेसिक पर तैयार किया जाता है। प्राप्ति एवं भुगतान खाता विभिन्न संपत्ति, जैसे प्राप्ति एवं भुगतानों को चाहे चालू वर्ष हम बोले हैं कोनो ईयर का रहे या पूर्व का हो, अग्र का हो, कोनो ईयर के रहे, इसमें दिखा देना, इसमें लिख देना। पूर्व अवधि या आगामी अवधि से संबंधित हो, सारांश के रूप में प्रस्तुत करना। इसी प्रकार से पूंजीगत आयगत सभी लेन देनों को प्रदर्शित किया जाता है। इस खाते के दाएं पक्ष में प्राप्ति, दाएं कहा गया, बाएं पक्ष में प्राप्ति और दाएं पक्ष में भुगतान को प्रदर्शित किया जाता है। यह एक प्रारंभिक रोकड़ शेष या बैंक डेबिट में मतलब कैश से स्टार्ट होगा, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये सब से स्टार्ट होता है बैंक, ठीक है, नहीं हटता है बैंक, ये सबसे शुरू में स्टार्ट होता है। समझे, मतलब समझ लीजिए, अपना अनुसार लिखिएगा, अपना भाषा के अनुसार। यह एक रोकड़ खाता है, रोकड़ का लेन देन होता है, बैंक लेन देन के लिए ये किया जाता है। इसका प्रारूप जिस अधिकांश संपत्ति या क्लबों के द्वारा किया जाता है, और यह एक वास्तविक खाता है, रियल अकाउंट है। यह भुगतान को दाएं ओर और बाएं ओर को प्राप्ति कहा जाता है। रिसिप्ट को बाएं ओर लिखेंगे, दाएं ओर लिखेंगे, भुगतान को लिखेंगे। इसमें रोकड़, कैश एट बैंक, कैशियर, ये पूंजीगत हो या आयगत हो, सभी लेन देन को इसमें लिखाया जाता है। चालू वर्ष में हो, पिछले वर्ष में हो, अगले वर्ष में हो, सभी इसमें लेन देन को दिखाया जाता है। तो इसलिए इसको कहा जाता है, इसको कैश अकाउंट कहा जाता है, मतलब इसको वास्तविक खाता कहा जाता है। कैश बेसिक पर इसको बनाया जाता है। देखिए यह, अब इसके बारे में देख लीजिए एक बार। और आय व्यय खाता, यह एक, देखिए आय व्यय खाता यह एक नाम मात्र खाता जो उपार्जन आधार पर एक्चुअल बेसिक पर बनाया जाता है। आय पक्ष में सरप्लस या डेफिशिएंसी को दिखाया जाता है। जब कह रहा है, देखिए इसमें लिखा हुआ है आय पक्ष का व्यय पक्ष पर अधिक होता है। मतलब कहने का मतलब है, इसको इनकम और एक्सपेंडिचर दिखाया जाता है। जो डेबिट साइड में इसको एक्सपेंडिचर को दिखाया जाता है, और क्रेडिट साइड में इनकम को दिखाया जाता है। जब हमारा खर्च कम हो और लाभ
ज़्यादा हो तो अधिक के निकलेगा। मतलब कहने का मतलब है जब हमारा डेबिट क्रेडिट साइड जो इनकम है जो ज़्यादा हो और क्रेडिट साइड जो डेबिट साइड सॉरी क्रेडिट साइड जो इनकम है वो ज़्यादा होगा और डेबिट साइड एक्सपेंडिचर है वो कम होगा तो हमारा सरप्लस निकलेगा। देखिए एक बात बता देते प्रारूप के द्वारा। देखिए ये एक्सपेंडिचर हो गया और ये इनकम हो गया। ठीक, इनकम हो गया, हमको जमता नहीं इस पे लिखने। ये इसका अब ये वाला समझ लिए हो गया 2 लाख रुपया। 2 लाख रुपया 1 2 5 और ये हो गया 50,000 रुपया। ये इसमें तो इसमें से जो घटेगा तो सरप्लस यहाँ पे सरप्लस होगा। यही इसका उल्टा हो जाएगा जब ये हो गया। देखिए जब डेबिट यहाँ पे एक्सपेंडिचर और यहाँ पे इनकम जब ये 2 लाख होगा, 2 लाख होगा, 2 लाख, देखिए 2 लाख और ये 50,000 होगा। अब देखिए अब खर्च ज़्यादा हो गया, इनकम हमारा कम है तो डेफिशिएंसी निकली। समझे? तो इसमें थोड़ा दूसरा भाषा में हम लोग भी पढ़ते थे तो समझ में नहीं आता था। इसमें लिखा हुआ है आय पक्ष बे पक्ष पर अधिक्य को ये बचत या सरप्लस का सरप्लस तथा व्यय की आय पक्ष के अधिक्य को घाटा या डेफिशिएंसी कहा जाता है। अनेक विद्वान ने अनेक रंग के परिभाषा दिया। जैसे कहा जाता है आय व्यय खाता को लाभ हानि खाते के समान माना जा सकता। अभी यही लिखे हुए जो एक गैर व्यापारिक संस्था द्वारा बनाया जाता है, ये लाभ न कमाने वाली संस्था के द्वारा बनाया जाता है। वैसे ही काम करता है, ठीक उन्हीं सिद्धांत पर यह काम करता है जिन सिद्धांत पर आप प्रॉफिट एंड लॉस बनाए होइएगा इंटरवे, हाँ उसी सिद्धांत पे ये काम करता है। पहले बनाया होइएगा ट्रेडिंग अकाउंट, उसका प्रॉफिट एंड लॉस बनाया जाता है उसी के तरह ऐसे आप उसके बाद आर्थिक चिट्ठा, पहले ट्रेडिंग अकाउंट, दूसर का में लाभ हानि खाता प्रॉफिट एंड लॉस, उसके बाद आर्थिक चिट्ठा। इसमें पहले में ये बनाया जाता है प्राप्ति एवं भुगतान खाता, उसके सेकेंड नंबर में ये लाभ एंड प्रॉफिट एंड लॉस, इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इसको प्रॉफिट एंड लॉस खाता नहीं कहेंगे। मतलब नाम चेंज है लेकिन काम वही है। स्पाइडर एंड पैगलर के अनुसार आय व्यय खाता एक गैर व्यापारिक संस्था लाभ हानि खाता है। इसमें आगमन मदों के ही होती है। तो देखिए इसमें सिर्फ जो वर्ष बनाया गया उसी वर्ष को इसमें लिखा जाता है। आगमन मदों के जिसे अवधि के समस्त व्यय चाहे उनका वास्तव में भुगतान किया गया हो या नहीं, इसे डेबिट में दिखा दिया जाएगा। यह समस्त का व्यय अधिक्य तथा व्यय का आश्रय अधिक्य जैसी स्थिति पर दर्शाता है। इसमें मतलब यह आगमन स्वभाव या आयगत प्रकृति के संदर्भ में किसी भी मद को कहलाने के लिए 3 शर्तों को पूरा होना चाहिए। प्राप्ति या आय आवृत्ति प्रकृति का होना चाहिए, मतलब प्राप्तियाँ आय का होना चाहिए, रेकरिंग का होना चाहिए जो बार बार मिले। आय व्यय वर्ष में संबंधित होना चाहिए। आय चालू वर्ष में से होना चाहिए। जो देखिए समझ लीजिए 2024 का बना रहे हैं, 2024 को बना रहे, तो ये आय कम 24 में होना चाहिए, न पीछे होना चाहिए। समझे? 24 में मतलब चालू वर्ष में होना चाहिए, ना आगे होना चाहिए। समझे? और किसी भी विशेष प्रयोग के लिए न रखा गया, जैसे भवन निर्माण के लिए दान पूंजीगत आय है, इसको न आयगत आय है, सामान्य दान से आय माना जाएगा। मतलब सब बहुत कुछ लिखा है, मेन भाषा में समझिएगा। आयगत प्रकृति को जो लिखाना चाहिए। इसमें डेफिशिएंसी और सरप्लस बताइए दिए।
और ये आयगत होना चाहिए और चालू वर्ष से होना चाहिए। अब हम देखते हैं आर्थिक चिट्ठा। देखिए, लाभ न कमाने वाली संस्था का आर्थिक चिट्ठा या स्थिति विवरण, प्राप्ति एवं भुगतान खाता और अथवा आय व्यय आय व्यय ये सॉरी आय व्यय कहा गया इसमें, देखिए क्या लिखा, तलपट 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 से बनाया जाता है। लाभ मतलब प्राप्ति एवं भुगतान खाता और ट्रेडिंग अकाउंट से बनाया जाता है। लाभ न कमाने वाली संस्था का पूरा चिट्ठा उसी प्रकार बनाया जाता है जिस प्रकार व्यापारिक व्यापारिक संस्था द्वारा बनाया जाता था, जैसे व्यावसायिक संस्था द्वारा बनाया जाता था। देखिए, अब कहता है अंतिम चिट्ठा बनाने के लिए निम्न बातों को ध्यान में रखना चाहिए। प्राप्ति एवं भुगतान खाता दिखाई गई अंतिम रोकड़ शेष या बैंक को चिट्ठे के संपत्ति साइड में दिखाना चाहिए। संपत्ति साइड जो बाएं साइड में होता है उसमें संपत्ति पक्ष में दिखाना चाहिए। अस्थायी संपत्ति, देखिए गड़बड़ाता। अस्थायी संपत्ति जैसे भवन, भूमि एवं भवन, फर्नीचर, विनियोग, निवेश, ये अस्थायी संपत्ति है जो लंबे समय के लिए, उसको अस्थायी संपत्ति कहा जाता है। जो 1 साल से ज़्यादा समय, पुस्तक आदि को चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में दिखाएंगे। यदि वर्ष के दौरान किसी संपत्ति का क्रय किया गया हो जो कि प्राप्ति एवं भुगतान खाता के भुगतान पक्ष में अर्थात क्रेडिट साइड में दी गई हो कि संपत्ति संबंधित संपत्ति में जोड़ेंगे। देखिए, आउटस्टैंडिंग को जोड़ा जाता तथा बेची गई राशि जो प्राप्ति एवं भुगतान खाता के प्राप्ति पक्ष में मतलब डेबिट पक्ष में साइड में दिखाई गई हो तो संपत्ति में से घटा देंगे। संपत्ति में से घटा देंगे। देखिए, यदि किसी संपत्ति का मूल्यह्रास का प्रावधान हो तो उस संबंधित संपत्ति को घटाएंगे और शेष राशि को शेष समस्त पक्ष में दिखाएंगे। देखिए, डिप्रिसिएशन क्या होता है? डिप्रिसिएशन होता है जो हम कोई सामान खरीदे और उसको उपयोग करें और उपयोग करने के बाद उसको बेचना चाहे तो कुछ पैसा हमको काट करके पैसा मिलता है, उसी को डिप्रिसिएशन कहते हैं। तो डिप्रिसिएशन जो होगा जिसको घटा देंगे। यदि किसी संपत्ति या अंतिम शेष दिया हो तो राशि के संपत्ति पक्ष में दिखा देंगे। और जैसे विशेष दान, पूंजीगत प्राप्ति है, आजीवन सदस्यता शुल्क, वसीयत, ये सब पूंजीगत प्राप्ति का है। पूंजीगत की गई आय जैसे चंदा, वो प्रत्येक वो पूंजीगत किया गया हो इसके चिट्ठे पक्ष इसके दायित्व पक्ष में दिखाया जाएगा, अर्थात इन्हें पूंजी कोष में जोड़ दिया जाएगा। देखिए, फर्नीचर को सबको दिखा देंगे और जो आउटस्टैंडिंग है वो उसको जोड़ देंगे और बाकी भाई और जो होता है इसके अनुसार कर लेंगे। कोई भारी बात नहीं है। पहले बात लिखिएगा, इस नहीं पूछता प्राप्ति एवं भुगतान खाता और आय व्यय खाता में अंतर पूछता है। मतलब आज तक कोई रोकड़ विवरण का आर्थिक चिट्ठा स्थिति विवरण बनाने का नियम, ये आपको सहायता करेगा न्यूमेरिकल मतलब बनाने के लिए, प्रैक्टिकल बनाने के लिए आपको हमारा सब्सक्राइबर को बढ़ाना पड़ेगा। हम प्रैक्टिकल आपको निश्चित रूप से पूर्ण विश्वास रूप से हम आपको प्रैक्टिकल प्रोवाइड करवाएंगे। हर एक क्वेश्चन को चैप्टर बाय चैप्टर हम आपको करवाएंगे। इसलिए देखिए, और सारा वीडियो हम अपलोड करेंगे। वीडियो ज़्यादा होगा ना तो आराम से व्यूअर भी बढ़ेगा और सब्सक्राइब भी बढ़ेगा। इसलिए आप लोग का सहायता कीजिए। मेन बात है, हम ज़्यादा बैनर मतलब जैसे बहुत सारा कोचिंग है तो प्रचार की मैं इसमें लगाता, हम बच्चे पर निर्भर रहते हैं। बच्चे हमारा पढ़ेगा अच्छा तो वही बताएंगे। हम ऑफलाइन में भी बहुत सारा बच्चे को बोलता है बच्चा से, सर बैनर काहे नहीं छपवाता, तो हम बोलते हैं ऐसे तुम ही लोग पढ़ोगे तो हमारा प्रचार होगा, इसलिए तुम ही लोग पढ़ो
अच्छा से पढ़ो, अच्छा नंबर लाओ। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, पढ़िए अच्छा से।